गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फ्री फॉल के बारे में अंदर डिटेल स्टडी करेंगे। हम लोगों ने देख तो लिया है कि फ्री फॉल आखिर क्या है, राइट, और वो कैसे किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ रिलेटेड है। उसकी डेफिनेशंस भी देखी हैं हमने, उसकी इक्वेशंस भी देखी हैं। बट इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो भी जी की वैल्यू है, राइट, जी की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, मतलब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है जी की वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ जी, एम एंड आर इन इक्वेशन 10.9। तो आपको 10.9 इक्वेशन क्या मिली थी, ये मिली थी, राइट, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। मतलब इसके अंदर क्यों आपको ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के नज़दीक प्रेजेंट है, नियर टू द अर्थ प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है इस टाइप की फॉर्मूला। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से दूर होता तो हम क्या लिखते, आर स्क्वायर की जगह पर हम लिखते डी स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोगों को ये जो वैल्यूज है वो आपको याद रखनी है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या है, जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, राइट। मास ऑफ द अर्थ की क्या है, एम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो आपको इन सभी वैल्यू पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो जी। तो आपको क्या मिलेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड है वो क्या होगी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, राइट। या फिर आप बोल सकते हो द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, वो क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब कि आपको क्या देखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन देखना है कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से अफेक्ट करती है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट होगा, राइट, अगर वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, मतलब कि वो किस तरह से उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसके ऊपर किस तरह से वो अफेक्ट करता है, वो आपको इस टॉपिक के अंदर समझना है। तो आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी के अंदर आपको बोला गया है कि अगर एक टेरेस है, ठीक है, मतलब कि 5 to 6 फ्लोर का एक बिल्डिंग है, अगर आप ऊपर खड़े हुए हो, आपके एक हाथ में स्टोन है और दूसरे हाथ में पेपर है। ठीक है, अब आप क्या करो कि उन दोनों चीज़ों को आप अगर नीचे छोड़ो तो क्या होगा कि जो पत्थर होगा, स्टोन होगा, वो जल्दी से नीचे पहुंच जाएगा टू द ग्राउंड सरफेस, बट जो पेपर होगा उसे ज़्यादा टाइम लगेगा टू रीच द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, अब वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि स्टोन का जो मास होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयरिंग टू द पेपर। पेपर का मास कैसा होगा, कम होगा। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर मास ज़्यादा होगा, ठीक है, बट उसका जो सरफेस एरिया है वो कम है, एंड पेपर का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। ठीक है, कि मतलब क्या होगा कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। वैसे देखें तो ज़्यादा लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, बट क्या होता है कि मास ज़्यादा होगा तो वो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली उसे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा, अर्थ उसको स्पीड में अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा। बट पेपर का क्या होगा कि पेपर के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। जो भी एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होगी वो भी उसके ऊपर अफेक्ट करेगी क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है।
ठीक है, इसलिए वो जल्दी से नीचे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ आपको दी गई है। एंड दूसरा ये बोला गया कि अगर आप कोई भी एक जार लो, राइट, कोई भी एक जार लो, ग्लास जार ले लो, राइट, उसके अंदर आप एक स्टोन एंड एक फेदर रख दो या फिर पेपर का टुकड़ा रख दो। अब उसके अंदर से जितनी भी एयर प्रेजेंट वो आप सक कर लो, मतलब कि निकाल दो एयर, राइट। अब आपको करना क्या है कि अगर आपने इस तरह से बोतल रखी हुई है, राइट, मतलब कि इस तरह से बोतल रखी हुई है और एंड यहाँ पर एंड पोर्शन पर क्या प्रेजेंट है, स्टोन एंड पेपर प्रेजेंट है। अब आप क्या करो कि इस बोतल को घुमा दो, मतलब कि ये यहाँ पर जो स्टोन एंड पेपर जो प्रेजेंट होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। ठीक है, बट आपको ऐसा लगेगा कि स्टोन एंड पेपर दोनों एक ही स्पीड में नीचे आ गए। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो भी ग्लास जार था उसके अंदर से आप लोगों ने एयर को रिमूव कर दिया था। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि उन दोनों का जो मास था उसके ऊपर किसी भी अदर फैक्टर की किसी भी तरह से असर नहीं हो रही है, इसलिए वो आपको दोनों एक साथ नीचे गिरे हैं ऐसा लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हम लोग ये चीज़ें तो पढ़ ही चुके हैं कि हमने इक्वेशन 10.9 के अंदर देखा कि जो भी एक्सेलरेशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट, वो इंडिपेंडेंटली किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, टू इट्स मास। मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट का मास होगा उसके साथ डिपेंडेंट होगा उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब कि आप लिखते हो ना F इज इक्वल टू एम ए, राइट, मतलब कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब कि मास एंड एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अफेक्टेड है। ठीक है, तो अब अगर आप ऐसा सोचो कि जो भी एक्सेलरेशन है, राइट, हम लोग ने जो एक्सेलरेशन देखा उसकी जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा था, g लिखा है। ठीक है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब आप क्या कर सकते हो कि जो आप चैप्टर नंबर 8 में जो 3 इक्वेशंस पढ़ चुके हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पता है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जो ये a है ना उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, g। क्यों, क्योंकि आप लोगों को अब पता है कि एक्सेलरेशन a एंड g बोथ आर सेम। ठीक है, मतलब कि ये तीनों इक्वेशंस आप इस ग्रेविटेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। आपको जस्ट करना क्या होगा कि एक ही जगह पर आपको क्या करना होगा, g रखना होगा एंड g की वैल्यू रखनी होगी, अदरवाइज सभी जो चीज़ें हैं वो सेम होगी। क्या आपको पता है कि u एंड v, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, s क्या है डिस्टेंस एंड t इज द टाइम एंड a क्या होगा, एक्सेलरेशन। ये सभी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, राइट। इन applying these equations we will take acceleration a to be positive when it is in the direction of velocity, that is in the direction of motion। अब आपको पता है, ये भी आप चीज़ पढ़ ही चुके हो कि अगर जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन जो होता है वो अगर जो भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर उसका एक्सेलरेशन होगा तो उसे हम किस तरह से लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। बट जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो अगर नेगेटिव वे में होगा, राइट, मतलब कि क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो मोशन के ऑपोजिट में होगा, तो आप उस वैल्यू को नेगेटिव कंसिडर्ड करोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम देखेंगे उसके बारे में, एग्जाम्पल्स भी आपको दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। तो एग्जाम्पल आपको दिया गया 10.2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कार फॉल्स ऑफ अ लेच एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। अब g आपको दिया गया है, g क्या है 10 मीटर पर सेकेंड।
आपको टाइम दिया गया है एंड जी दिया गया है। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब कि जो भी उसकी स्पीड क्या होगी वो आपको फाइंड करना है। दूसरी आपको एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, उसके बाद आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। एंड थर्ड क्या है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, वो आपको तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला तो आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है। सबसे पहले आपको दी गई है 0.5 सेकेंड, टाइम क्या है 1/2 सेकेंड, क्लियर। 0.5 का आप 1/2 सेकेंड लिख सकते हो। अब ये जो भी कार है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। मतलब कि ए क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन ऑफ द कार क्या होगा, ए इज इक्वल टू +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन, मतलब कि जो भी मोशन है उसके सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसलिए आप यहाँ पर जो भी वैल्यू लोगे वो कैसे लोगे, पॉजिटिव वैल्यू आप कंसिडर्ड करोगे। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है स्पीड, राइट। तो स्पीड आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो, v इज इक्वल टू 80। क्यों v इज इक्वल टू 80 क्यों लिखा आपने, क्योंकि फॉर्मूला तो क्या है v इज इक्वल टू u प्लस 80 फॉर्मूला है, ठीक है। बट आपने v इज इक्वल टू 80 क्यों लिखा, क्योंकि इनिशियल u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, राइट। इसलिए आपको उससे तो कंसिडर ही नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, आप v इज इक्वल टू 80 लिख सकते हो। एंड a एंड t की वैल्यू जब आप रखोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें स्पीड तो मिल गई, अब हम देखेंगे एवरेज स्पीड, राइट। तो एवरेज स्पीड के अंदर आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या है हमारे पास एवरेज स्पीड की, u प्लस वी बाई 2, राइट। अब u तो आप लोगों को पता है, u क्या है, एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, क्लियर। u क्या है 0 मीटर पर सेकेंड एंड v क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर 5/2 मतलब क्या हुआ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब आपको एवरेज स्पीड भी मिल गई। एंड लास्ट वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करनी है वो है डिस्टेंस ट्रैवल, राइट। डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एस इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता है। 1/2 ए की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टी की वैल्यू क्या है 0.5 सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो 1/2 स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप इन सब की वैल्यूज़ पुटअप करोगे तो आपको पता है 0.5 स्क्वायर है सेकेंड स्क्वायर, उसकी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.25 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपको करना क्या है 10 मल्टीप्लाई बाई 0.25 सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई 2, राइट। मतलब कि इन तीनों चीज़ों को आपको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.25 मीटर। तो इस तरह से आप लोग स्पीड, एवरेज स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जी, राइट। जी ए की जगह पर आपको क्या एडजस्ट करना है, जी का यूज करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप थ्रो करो और वो वर्टिकली अपवर्ड अगर जाएगा, मतलब कि स्ट्रेट ऊपर जाएगा और उसकी हाइट होगी 10 मीटर, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड। मतलब कि उसके उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब कि कितनी वेलोसिटी से आपने उस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो किया है। एंड नेक्स्ट वन इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। और उसके मतलब कि जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, आप लोगों ने बोला कि 10 मीटर,
राइट, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा, वो दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको पता क्या है, एक तो डिस्टेंस ट्रैवल पता है, मतलब कि एस पता है, एस कितना है 10 मीटर। देन फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की, 0। फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी, क्यों, क्योंकि जब आपने ऊपर थ्रो किया, ऊपर से फिर से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगी उसकी वेलोसिटी 0। ठीक है, एंड आपको u तो फाइंड आउट करना है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो आपको फाइंड आउट करनी है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g की वैल्यू क्या है, आप लोग पढ़ चुके हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आपको पता है। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट क्या होगी, माइनस होगी, a इज इक्वल टू माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये जो भी मोशन जो है ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसे है, ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब कि दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, राइट, मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उस ऑब्जेक्ट से जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, माइनस में। ठीक है, अब आपको पता है, आपको फाइंड आउट करना है द इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो सभी चीज़ें आपके पास प्रेजेंट है, v क्या होगा 0, राइट, u क्या होगा, यहाँ पर प्लस साइन थी, अगर आप इसको इस साइड पर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगी, राइट, यहाँ पर 2 था। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर 9.8 पे जो माइनस साइन थे उसको आपने आगे ले लो, 2 पे ले लो। ठीक है, एंड 10 मीटर, एस की वैल्यू है 10 मीटर, मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल, राइट। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो 2 के पास माइनस साइन है और u के पास माइनस साइन, वो दोनों साइन तो कट ऑफ हो जाएगी, बचेगा क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इंटू 10, तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है 10 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 98 हो जाएगा, पॉइंट निकाल दो। ठीक है, 98 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 196, राइट, एंड 196 मतलब कि आपको क्या मिलेगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 196, बट यहाँ पर स्क्वायर है तो आप यहाँ पर अंडर रूट ले सकते हो। 196 का जब आप अंडर रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 14 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि आपको आंसर मिल गया, u मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन, टाइम टेकन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस 80, राइट, ये आपको पता है। अब आपको जस्ट इसके अंदर फाइंड क्या करना है, t फाइंड आउट करना है, इसलिए आप क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, u आपको मिल गया है 14, राइट, a पता है आपको माइनस 9.8 एंड t फाइंड आउट करना है, तो t को आप इस साइड ले लो, ये सब वैल्यूज़ को अगर आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1.43 सेकेंड, राइट। तो इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मास एंड वेट, राइट, मतलब कि नॉर्मली आप लोगों को ऐसा लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एंड वेट दोनों सेम होता है, बट ऐसा नहीं है, मास एंड वेट दोनों डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कंसिडर करेंगे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे मास एंड वेट। नॉर्मली आपको क्या लगता है कि मास एंड वेट दोनों जो टर्म हैं वो सेम है, ठीक है, बट ऐसे देखें तो सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है उन दोनों में वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो नॉर्मली मास मतलब क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, राइट, उसे हम बोलते हैं मास। एंड वेट मतलब क्या, वेट मतलब भी मास ही हुआ, बट खाली वो मास नहीं है, मास के साथ जब आप किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स को या फिर जो भी ग्रेविटी है उसको जब आप उसके साथ प्लस करोगे उससे आपको मिलेगा वेट। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट, उसके ऊपर जस्ट खाली किसी भी अदर फोर्सेस उसके ऊपर नहीं आप कंक्लूड कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे मास।
बट जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास एंड उसके ऊपर जो भी ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो, उन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा वेट, राइट। तो ये टॉपिक समझाने से पहले मैं आपको एक वीडियो थ्रू पूरा एक्सप्लेनेशन देने की ट्राई करता हूँ कि वेट एंड मास में जो भी डिफरेंस है वो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Accepted, most of us think that mass and weight are pretty much the same thing. Are they? No, they're not. There's a very simple way to understand the difference. Mass is simply the amount of matter that's present in the object. Now consider two situations. One in which an object is on the earth, and second in which the same object is on the moon. Will the mass of the object be different in these cases? To answer this question, we ask ourselves another simple question. Will the amount of matter present in the object be different in these cases? Absolutely not. The matter in the object is not changing at all, which is why the mass will be the same in each of the cases. The mass of an object remains constant no matter where it is placed. The standard metric unit of mass is the kilogram. Another concept we'd learnt about an object's mass was that it is a measure of its inertia. Greater the mass of an object, greater will be its inertia. Inertia is nothing but the tendency of an object to resist change in its state of motion. So now we have an idea about what mass is. But what's weight then? How do we understand the weight of an object? Mass is nothing but the measure of how much matter an object has. Weight is a measure of how strongly gravity pulls on that matter. It's the measurement of the gravitational pull of an object. Let's understand this using a simple example. Say there are two places, place A and place B, and there's an object of mass m. In place A, the pull of gravity is x units, and in place B, the pull of gravity is 2x units. Clearly, the pull of gravity is stronger at place B. Now understand this well. The mass of the object will be m at both the places, but the weight of the object will be greater at place B because the pull of gravity is stronger. As the gravity is twice as bigger, the weight of the object will be twice as much at place B as compared to place A. So the weight of an object is a measurement of gravitational force acting on it. How can we understand weight using a formula? We know the Newton's second law of motion, which says that the force acting on an object is the product of its mass and acceleration. When it's acceleration due to gravity, we can replace A with a lowercase g. This force due to gravity is nothing but the weight of the object. So if we consider the weight of an object to be uppercase W, we can rewrite this equation as W equals m times g. So the weight of an object is the product of its mass and acceleration due to gravity. What will be the SI unit of weight? Can you guess? It'll be the same as that of force, Newton. As the value of g at a particular place is constant, we can also say that the weight of the object is directly proportional to its mass. Here's the main takeaway from this video. The mass of an object remains constant everywhere, whereas its weight depends on the gravitational force at the location. ओके, तो आपको वैसे तो अब तो पता चल ही चुका होगा कि वेट एंड मास क्या है, फिर भी हम एक बार आपकी जो बुक के अंदर जो दिया गया है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मास, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड ऑफ इट्स इनर्शिया। मतलब कि किसी भी, हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम कंसिडर करते थे, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, इनर्शिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया, राइट। तो इनर्शिया के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका मास ज़्यादा, तो उसका इनर्शिया भी कितना होगा, ज़्यादा इनर्शिया होगा। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। ये आपको पता है, जैसे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी कैसा होगा, ज़्यादा। It remains the same whether the object is on the earth, the moon or even in the outer space।
मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास या फिर आप बोल सकते हो इनर्शिया वो कैसा होगा। अगर आप उसे अर्थ पर कंसीडर करो तो भी सेम, मास पर जाओ तो भी सेम, राइट। या फिर किसी भी और प्लेनेट पर अगर उसी ऑब्जेक्ट को आप रखो तो उसका मास क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। Thus, the mass of an object is constant and does not change from place to place. मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो कांस्टेंट होगा एंड इट विल नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब कि अगर आप उसे उसकी जो जगह है वो अगर चेंज कर दो फिर भी उसका जो मास होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। एंड ग्रेविटी मतलब क्या, ग्रेविटी मतलब आपको पता ही होगा, अगर जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्स लगता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कुछ फोर्स लगता है तो फोर्स क्या होता है, उसका मास एंड ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ दी गई है, वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। ये आपको पता है कि अर्थ क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने की ट्राई करता है, and this force depends on the mass of the object and the acceleration due to gravity। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, उसका मास एंड उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। इसलिए तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है ना, F = ma, ठीक है। F = ma मतलब क्या, फोर्स, ठीक है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। या फिर आप क्या लिख सकते हो, फोर्स = मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, g लिख सकते हो। अब जैसे कि हमको पता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अल्टीमेटली क्या है, उसका वेट हुआ, मतलब कि मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन, अल्टीमेटली क्या होगा, वो फोर्स की जगह पर आप अब क्या लिख सकते हो, वेट। तो आपको क्या मिलेगा, F की जगह पर W, m = m मल्टीप्लाई बाय g, ठीक है। तो आपको मिल गया। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो वेट एंड फोर्स दोनों सेम है, ठीक है। मतलब कि हम लोगों को पता है फोर्स का SI यूनिट क्या था, न्यूटन, तो वेट का भी SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, राइट। अब आगे एक चीज़, द वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब कि जो भी वेट होगा वो कैसे अफेक्ट करेगा, डाउनवर्ड, राइट। मतलब कि ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड मतलब कि पॉजिटिव साइन होगी उसकी, राइट। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब कि उसके पास क्या होगा, उसका खुद का मैग्नीट्यूड भी होगा एंड उसकी खुद की डायरेक्शन भी होगी, राइट। तो अब आप लोगों को पता है वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, एट अ गिवन प्लेस कांस्टेंट होती है। देयरफॉर एट अ गिवन प्लेस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब कि अगर देखो किसी भी जगह पर आप जाओ तो अगर जी कांस्टेंट होगा, राइट, अगर जी कांस्टेंट हो गया मतलब क्या हुआ कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। मतलब कि वेट एंड मास दोनों क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। It is due to the reason that at a given place we can use the weight of an object as a measure of its mass। मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई भी गिवन प्लेस हो, कोई भी एक प्लेस दी गई है आपको और आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, उसके वेट थ्रू उसका मास फाइंड आउट कर सकते हो। बट एक कंडीशन है कि जो भी ग्रेविटी जो होगी वो कैसी होनी चाहिए, ज़ीरो, राइट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होगा वो सेम होगा एवरी प्लेस एंड एवरीवेयर, दैट इज ऑन द अर्थ एंड ऑन एनी प्लेनेट, राइट। मतलब कि अर्थ पर या फिर किसी भी प्लेनेट के ऊपर अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मास देखो तो वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा, वेयरएज इट्स वेट डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन। बट जो वेट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस जगह पर प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि अलग अलग प्लैनेट्स पर जो भी ग्रेविटी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट, बिकॉज जी डिपेंड्स ऑन लोकेशन, राइट। मतलब कि अलग अलग प्लैनेट्स जो होते हैं उसकी
जो ग्रेविटी होती है वो अलग अलग होती है, राइट। मतलब कि अगर ग्रेविटी चेंज होगी तो अल्टीमेटली वो जो भी वेट होगा उसमें भी चेंज करेगा, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा मास एंड वेट दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एंड किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो अगला लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था मास एंड वेट, उन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिफरेंस जो है वो कंसिडर किया था, समझा था उसके बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मून पर रखो तो उसका वेट क्या होगा वो हम इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे विद द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। उन दोनों के बारे में हम लोग डिफरेंस कंसिडर करेंगे, मतलब कि कितना डिफरेंस आता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को अब पता है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हो, राइट, तो उसके ऊपर जो भी एट्रैक्टिव फोर्स जो अर्थ लगाता है तो उसे हम बोलते हैं वेट, राइट। तो वैसे ही क्या होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मून पर प्रेजेंट होगा तो मून जो उसे अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए जितना भी फोर्स जो मून लगाता है उसे हम कहते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। समझ में आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है, इन द सेम वे द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मून पर अगर प्रेजेंट है, राइट, तो जो मून है वो उसके ऊपर जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है उसे हम बोलते हैं वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है। द मास ऑफ द मून इज लेसर देन दैट ऑफ द अर्थ। ड्यू टू दिस रीजन मून एक्सर्ट्स लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अर्थ का जो मास है वो ज़्यादा है कंपेयरिंग टू द मून, राइट। मून का मास कम है। मतलब क्या हुआ कि जो मून है वो अर्थ एंड मून को अगर कंपेयर करें तो अर्थ जो है वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंड जो मून है वो कम अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। क्लियर। आगे देखें तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, राइट, उसका वेट ऑफ द मून, वेट ऑन द मून क्या है, Wm, वेट ऑन मून, राइट। देन मास ऑफ द मून, मून का मास क्या है mm, एंड रेडियस क्या है rm है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो भी वैल्यूज है उसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था उसके अंदर हम पुट अप करेंगे, ठीक है। तो देखो नीचे लिखा गया है, बाय अप्लाइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी, क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों को पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फॉर्मूला क्या है, F इज टू जी एम मल्टीप्लाई बाई एम बाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, राइट। इसके अंदर हमको डिफरेंस चेंज क्या करना होगा, F को हम क्या लेंगे, वेट ऑन द मून, मतलब कि F की जगह पर क्या आ जाएगा, Wm, क्लियर। देन मास जो है ऑन द मून तो mm, एंड रेडियस क्या होगा rm, क्लियर। तो आपको पता चल गया किस तरह से लिखेंगे। वैसे ही अगर हम वेट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, मतलब कि अगर हम ये जो ऑब्जेक्ट था उसे अगर हम किसी भी, मतलब कि जो भी सेम ऑब्जेक्ट है उसे हम अगर अर्थ के ऊपर रखेंगे तो उसका क्या होगी फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगी, Wm, मतलब क्या था मून,
इसके अंदर क्या हो जाएगा, WE मतलब वेट ऑन द अर्थ, मास सेम होगा, राइट, मास मतलब ME भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, ME एंड M देन R²E, समझ में, मतलब कि सेम ही फॉर्मूला रखने होगी आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो मतलब कि ये जो टर्म्स है या फिर ये जो वैल्यूज़ आपको दी गई है उसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। अर्थ का मास क्या है, 5.98 इंटू 10⁻24 kg एंड रेडियस क्या है उसके 6.37 इंटू 10⁻6, क्लियर। एंड मून का मास क्या है 7.36 इंटू 10⁻22 एंड रेडियस क्या है उसका 1.74 इंटू 10⁻6, क्लियर। तो अब हमको क्या करना है कि जो हमको पता है इक्वेशन हमारी 10.9 जो इक्वेशन थी वो क्या थी, G = G/m/r² थी। अब एंड 10.15 इक्वेशन क्या थी हमारी, वो आपको पता है, उसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, WE = Gme/m/r² मिलेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो टेबल 10.1 मतलब कि ये जो टेबल है उसके अंदर जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं उसे हम पहले इस इक्वेशन में रखेंगे और उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ आपको अर्थ के बारे में जो दी गई है उसे हम इसके अंदर मतलब जो इक्वेशन 10.17 है उसके अंदर पुटअप करेंगे, ठीक है। तो हमको उसका आंसर मिलेगा। तो वेट ऑफ द मून क्या है, G = आपको M दिया गया है, mm दिया गया है, कितना है, वेट क्या है उसका 7.36 इंटू 10⁻22 लिख दिया आपने, kg एंड m, राइट। एंड रेडियस क्या है 1.74 इंटू 10⁻6, तो आपने वो भी रख दिया। तो आपको आंसर क्या मिलेगा 2.431 इंटू 10⁻10, राइट, G/m। एंड WE के अंदर अगर आप इसी तरह से ये वैल्यू पुटअप करोगे, राइट, तो आपको क्या आंसर मिलेगा 1.474 इंटू 10⁻11 G/m, राइट। अब आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशंस को मतलब कि जो इक्वेशन 10.18a है 10.18b उन दोनों को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है एक दूसरे से, राइट। मतलब कि आप ऊपर क्या रखोगे WM/WE रखोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आंसर क्या मिलेगा 0.165। तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 1.6 हुआ, 1/6 हुआ, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग कह सकते हो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर यहाँ पर देखो नीचे देखो क्या दिया गया है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून = 1 बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, क्या मिला 1/6 मिला। अब आपको फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को मतलब कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ले लोगे तो आपको क्या मिलेगी फॉर्मूला, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून = 1/6 इंटू इट्स वेट ऑफ द अर्थ। समझ में आए। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा मून के ऊपर उसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में एग्जांपल्स दिए गए हैं वो अब देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। सबसे पहला 10.4 जो एग्जांपल है वो देखते हैं हम। आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। जस्ट आपको मास दिया गया है ऑब्जेक्ट 10 kg। व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर उसका वेट क्या होगा, अर्थ के ऊपर जैसे कि आपको पता है ग्रेविटी, राइट, G = 9.8 आपको पता है मीटर/सेकंड², राइट, ग्रेविटी पता है आपको। तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगी, वेट फाइंड आउट करना है, W = m/G, ठीक है। फॉर्मूला पता है आपको। F की जगह पर हमने क्या लिखा है, W लिखा है क्योंकि हमें वेट फाइंड आउट करना है इसलिए। देन हम क्या करेंगे, मास की वैल्यू आपको पता है, G की वैल्यू पता है, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 98 न्यूटन। तो ये क्या हुआ, वेट ऑन द अर्थ, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट क्या होगा अर्थ के ऊपर 98 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं अब।
एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट हमने किया अर्थ के ऊपर, तो क्या आया 10 न्यूटन आया। What would be its weight when measured on the surface of the moon? अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, अगर उसी ऑब्जेक्ट को अगर आप मून के ऊपर रख के उसका वेट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास फॉर्मूला है, राइट, वेट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑन द अर्थ। क्लियर, ये वाली फॉर्मूला है आपके पास। तो आपको क्या मिलेगा, WM मतलब के वेट ऑन द मून, WE मतलब क्या हो, वेट ऑन द अर्थ, क्या है 10 न्यूटन है। तो आप 10/6 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1.67 न्यूटन। ठीक है, तो किसी भी ये जो ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट जो है उसका मून के ऊपर कितना वेट होगा 1.67 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा अर्थ के ऊपर एंड मून के ऊपर वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को क्लियर कट आइडिया आ चुका होगा इसके बारे में। थैंक यू।